आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में अगर जो आपको इस लेक्चर का नोट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें ताकि आपको इसका नोट मिल सके। तो देरी ना करते हुए देवियों और सज्जनों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या समझते हैं। उसके साथ साथ में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों एक स्टेट फॉर्मेशन के लिए एक बेसिक सेट्स ऑफ रूल की ज़रूरत है, क्यों हम हर वक्त ये बात करते रहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही हम उसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके नेचर को देखेंगे और उसके साथ साथ ही हम जो दूसरे एस्पेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बिगिन हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या रही, क्या क्या स्ट्रगल रहे, कैसे उसको फॉर्म किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी की रोल क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रोल क्या थी। फिर उसमें हमें इसकी जो टोटल हिस्ट्री है उसको हम ट्रेस करेंगे और फिर किस किस पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में वीडियो को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पहले बारे में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, दूसरे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया लैटिन लैंग्वेज से जो है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश या गवर्न। ये एक लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश या टू गवर्न। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सिंपल से समझते हैं कि जब आप एक आदमी, ये दूसरा आदमी, ये औरत, ये बच्चे, ये बच्चियाँ जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो इनके कुछ एस्पिरेशंस होंगे, कुछ गोल्स इनके होंगे, कुछ ये ड्यूटीज़ फॉलो करेंगे, कुछ ये राइट्स मांगेंगे। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह लाकर ताकि उनको एक अच्छे तरीके से गवर्न किया जा सके, सभी के ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी को राइट्स प्रोवाइड किया जाए, एक गोल डिसाइड किया जाए, एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन जानने से पहले इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस और फंडामेंटल लॉज ऑफ स्टेट। यानी एक स्टेट, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए जो फंडामेंटल या बेसिक लॉज की जो ज़रूरत होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कई तरीके से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रिटन, दूसरा अनरिटन, तीसरा रिजिड, चौथा फ्लेक्सिबल। इसको बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपने नाम से क्लियर है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एक बुक का स्ट्रक्चर दिया गया हो, जिसको लिखा गया हो हाथ से या टाइपराइटर से, जिससे भी लिखा गया हो, पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको लिखा गया उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
जैसे एग्जांपल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, हम जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। ये सर क्या है, ये सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको एक लिखा गया है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनरिटेन होता है, यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगली बाउंड तो है मानने के लिए, पर वो लिखे नहीं गए हैं कहीं। अब इसमें एग्जांपल कहाँ से आएगा, इसमें एग्जांपल आएगा इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन नहीं है, वो अनरिटेन है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तीसरे टाइप का, वो होता है रिजिड, यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अभी तक सिर्फ 25 अमेंडमेंट ही हुए हैं, यानी वो इतना रिजिड है कि उसमें अमेंडमेंट ला पाना बहुत मुश्किल है। और तीसरा लास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो उसमें अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, और उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। कई बार एक डोमिनेट भी कर जाता है, कई बार एक डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो पावर शेयरिंग जो होता है वो इफिशिएंटली मैनेज नहीं हो पाता है फ्लेक्सिबल में। एक और तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। क्वाजी फेडरल में ये होता है कि वो इतना रिजिड होता है कि कोई उसे डिथ्रोन ना कर सके, कोई उसे ट्रेसपास ना कर सके, और इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है कि जब नेसेसरी लगे, जब ज़रूरत लगे तो उसको हम अमेंड किया जा सकता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। इसमें अभी फिलहाल 105 के आसपास अमेंडमेंट हो रखे हैं। तो इसमें ज़रूरी क्या है कि इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं पावर शेयरिंग की वजह से, और फ्लेक्सिबल इतना रहता है कि पावर शेयरिंग एफिशिएंटली मैनेज हो सके। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फंक्शन ये होता है कि ये एक बेसिक लॉ प्रोवाइड करता है ताकि एक बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि एक सोसाइटी को गवर्न किया जा सके। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, दूसरा फंक्शन ये हो सकता है कि ये उस अथॉरिटी को स्पेसिफाई करता है, उस अथॉरिटी को क्लियरली बताता है कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग है कंट्री में वो कौन डिसीजन लेगा। इंडिया के केस में आप अगर जो प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो पहला जो लाइन प्रियम्बल का शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो वी यानी हम जो भारत के नागरिक हैं उनके हाथ में है, यानी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो पार्लियामेंट में डिसीजन लेंगे, यानी जो मेजर पावर जो शेयर किया जा रहा है वो पीपल ऑफ इंडिया के बांटा जा रहा है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है कि कौन सी अथॉरिटी होगी जो पावर को गवर्न करेगी, यानी पावर किसके हाथ में रहेगा। तीसरा लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा फंक्शन ये है कि ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट भी करती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वालिटी। अब स्टेट कभी भी किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी ग्राउंड पे, ना रिलीजन के ग्राउंड पे, ना कास्ट के ग्राउंड पे, ना ही जेंडर के ग्राउंड पे, ना ही रेस के ग्राउंड पे, ना ही रीजन के ग्राउंड पे। किसी भी ग्राउंड पे वो किसी भी दो सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है ताकि वो कुछ भी, कोई भी कानून, किसी भी तरह का कानून गवर्नमेंट अपने सिटीजन के ऊपर फोर्स ना कर सके। साथ साथ में ये
गवर्नमेंट के पावर को लिमिट तो करता ही है, उसके साथ साथ ही ये लोगों को भी पावर देता है कि वो 5 साल के बाद अपने गवर्नमेंट को चुन सकें दोबारा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्शन। तो इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये जो कंट्री के सिटीजन होते हैं उसको पावर देना, और साथ साथ में जो गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाए कि वो एक अथॉरिटेरियन की तरह हो जाए कि सारा पावर उसी के हाथ में है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सिटीजन की बात ही नहीं सुन रही है। तो ऐसे में उसके पावर को लिमिट करने के लिए ये फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। लास्ट फंक्शन होता है कि ये गवर्नमेंट को बाइंड करती है ताकि ये लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। अब सिंपल से देखते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ जो हिली एरिया है। अब यहाँ के लोगों की डिमांड क्या होगी? यहाँ के लोगों की डिमांड होगी कि इनके नेचर को प्रोटेक्ट किया जाए। ये ऐसे इसको इस्तेमाल ऐसे ना किया जाए जो रिसोर्स कि यहाँ का नेचर, यहाँ का जो नेचुरल क्लाइमेट है, जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल चेंज बहुत ज़्यादा आएगा और उसका जो हार्श इफेक्ट होगा वो यहाँ पे यहाँ के लोगों को पहले मिलेगा, ना कि जो लोग यहाँ पे आएंगे रहने के लिए। तो अब यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करेगी? ऐसे पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेट बनाएगी जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा करे। सेम अगर जो एक नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं जहाँ गैप बहुत ज़्यादा है रिच और पुअर के बीच में, तो यानी वो उनके वेलफेयर के लिए भी काम करेगी ताकि इनके जो बीच का गैप हो वो कम हो सके। साथ में ही अगर जो कोई यूथ है या कोई भी है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो गवर्नमेंट का ये काम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि गवर्नमेंट को बाइंड करे ताकि वो लोगों के एस्पिरेशन को यानी उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ व्यवस्था करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन हो गया। कुछ और देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस ये एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सिटीजन को। किस तरह की आइडेंटिटी? पहली आइडेंटिटी देखते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होता है कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसके वजह से लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल की उम्र के बाद जो लोग भी होते हैं उनको एक आइडेंटिटी दी जाती है कि आप इंडिया के पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, एक मोरल आइडेंटिटी। मोरल आइडेंटिटी मीन्स कि हम एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए क्या मोरली सही है, क्या मोरली सही नहीं है, यानी क्या मोरल है क्या इमोरल है, ये डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ कस्टम्स होंगे, तो उस वैल्यू या कस्टम को फॉलो करते रहने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। तीसरा, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी में क्या होता है, ये कुछ बेसिक सेट्स ऑफ राइट देती है जिसके वजह से हमारी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये एज अ ह्यूमन जो हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी वो मेंटेन रहे, ताकि एक सोसाइटी को अच्छे से गवर्न किया जा सके। एक नेशनल की आइडेंटिटी जो एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे आप एक इंडियन हो सकता है, एक
कोई भी अपने नेशन का एक सिटीजन हो सकता है, तो उसको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और उसके साथ ही इसको कुछ राइट्स भी देते हैं। तो ये 3 तरह के आइडेंटिटी होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोड ऑफ डिक्लेरेशन और प्रोमलगेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अब हमने इसके ऊपर तक जितना भी डिस्कस किया उसमें हमने वाई को डिस्कस किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को देखा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को देखा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप को देखा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंस को देखा। अब हम हाउ पे आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जिस्ट आया, वो मतलब वो कैसे आया, उसके पीछे की क्या क्या मैकेनिज्म लगी, क्या क्या किन किन लोगों का रोल लगा, उसमें देखेंगे। तो इसका मोड ऑफ डिक्लेरेशन का बेसिक मतलब यही है कि हाउ मोड ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। क्योंकि अब हमने हिस्ट्री, आप क्लास 11th में हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किया पर उन्होंने अपने गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से कई बार मिलिट्री कूप आ गई, कोई और एलियन पावर उस पर रूल करने लगा। एग्जाम्पल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि इनके बनाने के पीछे जिन लोगों ने अपना रोल दिया उन्होंने तो अपने 100% योगदान दिया, पर उसको कंटिन्यू करने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट की वजह से इसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फेल कर जाता है। और इंडिया के केस में क्या हुआ, इंडिया के केस में क्या कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया और जो पॉपुलर लीडर्स थे उन्होंने बनाया मिलके, जिसकी वजह से ये एक लार्जर बेस बनाता है, जिसकी वजह से इसको क्या लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल, यानी लोग ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसको बनाने वाले वही लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था। अब देखते हैं जो बेसिक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी बहुत रोचक है और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत लंबी स्ट्रगल लड़ी। कुछ लोगों ने अपने जान भी खुद को शहीद कर दिए देश के लिए, ताकि एक भारत एक स्वतंत्र राज्य बन सके। और कहीं ना कहीं उन्हीं के योगदान से आज हम कॉन्स्टिट्यूशन, आज एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया की परिकल्पना कर पा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसकी जो बेसिक एलिमेंट यानी इसका जो पहला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसको देखेंगे। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो क्लियर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के पीछे की हिस्ट्री क्या है उसको हम ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो लाया गया एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया प्रपोज किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी। फिर इसी आइडिया को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में एक्सेप्ट किया
कि हाँ हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है जो फ्रेम करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इन्होंने इस डिमांड को रेज किया, खूब ज़्यादा इस डिमांड को मांगा। किससे मांगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको काफ़ी स्ट्रगल के बाद इसको एक्सेप्ट किया, जिसे हम बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। यानी इस टाइम इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया और एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 1946 में, नवंबर 1946 में मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान का इतना काम था कि वो जाके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन करे जो यूनाइटेड इंडिया, यानी जिसमें अभी का जो बांग्लादेश है वो और पाकिस्तान है वो और इंडिया जो हमारे अभी जो हम इंडिया देखते हैं वो, इन तीनों कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और वो फॉर्मुलेट करे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को। पर इस कैबिनेट मिशन का बाइकआउट किया था मुस्लिम लीग ने, जिसके वजह से सिर्फ इंडियन, मतलब जो आज की इंडिया उसी को एक्नॉलेज करके ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके थ्रू तो बन गई, लेकिन अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन होंगे, यानी मेंबर्स क्या वो मेंबर्स वही होंगे जो ब्रिटिश चुन ले, या वो मेंबर इलेक्टेड होंगे, या वो मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, वो मेंबर कैसे आएंगे? तो उसके लिए एक प्रपोजल लाया गया कि उस टाइम इंडिया दो पार्ट में कॉन्स्टिट्यूएट था, यानी दो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स रहते थे, जिसको एक ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था और दूसरे को प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। तो यानी दो इंडिया हमारे पास था, इंडिया ही था। इंडिया में दो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स थे, यानी एक एडमिनिस्ट्रेट जो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में था, एक जो इनडायरेक्ट इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो दो जोन्स थे। तो अब टोटल जो स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि एक सीट, जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा की जो इलेक्शन होती है, चुनाव होता है, उसमें क्या 543 सीट्स हैं, तो उस सीट का डिवीज़न कैसे हो गया, उस सीट का डिवीज़न ज्योग्राफी और पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किया गया। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस टाइम क्या था, उसमें सिर्फ पॉपुलेशन को कंसीडर किया गया, यानी एक ऐसे रीजन जो जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी यानी उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास है, तो उसको एक सीट बना दिया, यानी वहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा, यानी एक मेंबर को वहाँ से चुन के आएंगे। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ बनी 389, यानी इतनी टोटल स्ट्रेंथ बनी, इतने लोग इलेक्ट होके आने वाले थे, जिनमें से जो ब्रिटिश इंडिया को सीट दी गई 296, यानी ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे, यानी ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड थे। जबकि जो प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि वो इंडिया के डायरेक्ट अंडर नहीं था, वो डिपेंड करता था उनका कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे या नहीं साइन करेंगे, उसके ऊपर था। तो उनको और उनका जो रूलर था, उनका एक रूलर था, तो वो सॉवरेन नहीं थी, वो जो टेरिटरी थी वो सॉवरेन नहीं थी, इसलिए वहाँ पे जो वहाँ का राजा रहता था उसको ये अथॉरिटी दी गई कि वो किसी एक मेंबर को एज उस प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेज सकता है। तो ऐसे यानी 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट में डिवाइड की गई जो नॉमिनेटेड थे, यानी जो वहाँ का राजा होता था वो किसी एक को रिप्रेजेंट करके भेजता था। तो ऐसे सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, सारे लोग 389 इलेक्ट और नॉमिनेट होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। और जो सबसे पहली मीटिंग होती है वो
फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो December 9, 1946 को होती है। और इसी मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ताकि जो सारे प्रोसीडिंग्स हों वो चलते रहें। उसके साथ साथ में ही December 30, 1946 को P.T. नेहरू ने ऑब्जेक्टिव को पास किया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसकी कोर फिलॉसफी क्या होगी, उसका जो एक बेस होगा वो क्या होगा। क्योंकि जब आप घर बनाने जाते हैं तो उसका एक नींव होता है, वही नींव डिटरमाइन करता है कि घर का स्ट्रक्चर, घर का शेप, घर का नेचर, घर का एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे इंडिया क्या होगी, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। और क्या क्या था, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए जस्टिस, यानी कोई ऐसा ना रहे कोई पीछे रह जाए, कोई ऐसा ना रहे वो आगे चला जाए। तो सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने के लिए इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया। और क्या था, यूनिटी ऑफ, क्योंकि उस टाइम इंडिया इंटीग्रेटेड नहीं था। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भी था कि हम इंडिया को एक यूनाइटेड देखेंगे। और उस टाइम जो डिवीज़न हुआ था नेशन का वो रिलीजन के बेसिस पे था। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ थी उनको एक इनसिक्योरिटी थी कि क्या इंडिया में वो राइट जो मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है वो सेम राइट, सेम फ्रीडम, सेम लिबर्टी क्या माइनॉरिटीज़ के पास होगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी स्पेस दिया गया कि कैसे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी स्पेस दिया गया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या था, और था पीस एंड वेलफेयर। इंडिया का एक बहुत लंबा फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। तो कहीं ना कहीं वो उसकी स्ट्रगल जो उसका जो एक एफर्ट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिख रहा था, जिसकी वजह से जो फॉर्मिंग लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो पीस की बात कर रहे थे। वो किसी स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे थे, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे थे, वो पीस की बात कर रहे थे, वो सभी के वेलफेयर की बात कर रहे थे, वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, वो राइट की बात कर रहे थे, वो लिबर्टी की बात कर रहे थे। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इतना बेसिक था। और कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुल 11 सेशंस यानी सिटिंग एक बार में बैठते हैं, 11 सेशंस होल्ड करती है, जो दो साल 11 महीना 18 दिन। और फाइनली
26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स यानी लागू हो जाता है। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब एक कमेटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारे मेजर कमेटीज़ यानी बहुत सारे मेजर कमेटीज़ और माइनर कमेटीज़ बनाई गई थी, जिनका रोल यही था कि वो जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हों, कौन कौन सी राइट्स हों, स्टेट का रोल क्या हो, सेंटर का रोल क्या हो, जो पुलिस है उनका रोल क्या हो, उनके पास क्या क्या पावर्स हों, इलेक्शंस की क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में जो रेवेन्यू का शेयर कैसे होगा, कैसे एक स्टेट को गवर्न किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, तो जिनमें बहुत सारे कुछ मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटीज़ थी। तो जिनमें से 8 मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटीज़ थी। तो इन 8 मेजर कमेटीज़ में से कुछ कमेटीज़ का हमें नाम जो याद रहना चाहिए, जो मेन मेन कमेटीज़ हैं। जैसे पहली थी यूनियन पावर कमेटी। अब हर कमेटी का कोई ना कोई हेड होता था, तो इस कमेटी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हीं के लीडरशिप में ये कमेटी वर्क करती थी। दूसरी कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका जो हेड थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी जो कमेटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके जो हेड थे वो सरदार पटेल थे। एक जो मेजर कमेटी थी जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो हेड थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अपना फॉर्म हुआ। इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो भी किया गया था। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे आज हमारे पास पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं और एक प्रेसिडेंट है। तो इसका जो सिस्टम था वो लिया गया था ब्रिटेन से ही। और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, कौन सिटीजन होगा कौन सिटीजन नहीं होगा, इसका भी लिया गया था कहाँ से, ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था। और दूसरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, देखते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, जो फर्स्ट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रियम्बल है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। वो कहीं ना कहाँ से लिया गया था, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। इसको कहाँ से लिया गया था, इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था। तीसरा जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम जुडिशरी की इस पावर को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पावर है।
फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये इंस्पायर्ड था, जिसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड किया गया, बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। वो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। ये हमारे प्रियम्बल में भी है। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया, और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हम पावर शेयरिंग की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो हम देखेंगे कैसे ये फेडरल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट के फेडरल सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, उनका मॉडल किस बेसिस पे वर्क करता है और हमारा मॉडल किस बेसिस पे वर्क करता है, इसको हम देखेंगे। और आयरिश यानी जिसे हम आयरलैंड भी बोलते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया था। और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट का हेड होगा, जैसे यूनियन लेवल पे तो प्रेसिडेंट होता है और स्टेट लेवल पे वो गवर्नर होता है, तो वो क्या हो, वो इलेक्टेड होगा। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, कनकरेंट लिस्ट। अगर जो मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 डील करता है इस लिस्ट से, इसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो पूरा आइडिया लिया गया था वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, यहाँ से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया था, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और वहीं फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स लिया गया था यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। दो और बचे, साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए और कितनी मेजॉरिटी ज़रूरी है किसी चीज़ को अमेंडमेंट करने के लिए। और लास्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, इमरजेंसी के पावर। 1975 में आपने सुना होगा इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, इमरजेंसी, वहीं से लिया गया था, इमरजेंसी का वो कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया था। तो इसके साथ साथ ही वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ में अगर जो आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये पूरे रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।